नमस्कार, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अध्याय इस बुक के अब तक हमने समाप्त कर लिए हैं। आज 16वां अध्याय स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के विषय में। इससे पिछली क्लास में हमने गांधी जी के अभ्युदय के विषय में पढ़ा और हमने जाना कि किस तरीके से गांधी जी के आगमन के बाद में भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि क्या गांधी जी के आगमन से पहले लोगों में राष्ट्रवादी भावना नहीं थी? क्या गांधी जी के आगमन से पहले लोग ब्रिटिश शासन से त्रस्त नहीं हो चुके थे? क्या वे नहीं चाहते थे कि भारत भी इन परतंत्रता की बेड़ियों से निकल करके कहीं न कहीं स्वराज्य, स्वशासन या स्वतंत्रता की तरफ अपने कदम बढ़ाए? बिल्कुल ये सारी चीज़ें थी। लोग पहले भी ब्रिटिश शासन से परेशान थे और चाहते थे कि हमें जल्दी से जल्दी स्वशासन की प्राप्ति हो। फिर मूल अंतर क्या रहा गांधी जी के आगमन के बाद और गांधी जी के आगमन से पहले? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी के आगमन से पहले भी ये सारी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संचालित की जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वे सारी की सारी गतिविधियां एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर सकी। चीज़ों का एग्जीक्यूशन जो था वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हो पाया। लोग लड़ रहे थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, आवाज उठा रहे थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं लोगों के स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। हालांकि इस चीज को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का काम 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय से हो गया था। कांग्रेस की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी, कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मूवमेंट को एक ऑल इंडिया लेवल तक ले जाया जाए, अखिल भारतीय स्वरूप इसको दिया गया। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकी थी। गांधी जी के आगमन के बाद में गांधी जी के जो 3 प्रयोग थे, गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, इनसे जुड़े हुए जो 3 एक्सपेरिमेंट गांधी जी के द्वारा करे गए थे, सबसे पहला कहाँ पे किया गया? चंपारण में। प्रथम सविनय अवज्ञा, गांधी जी के द्वारा प्रयुक्त प्रथम सविनय अवज्ञा के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा प्रयोग गांधी जी के द्वारा हुआ, वो अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो मजदूर वर्ग की मांगे थी, उनके कहीं न कहीं समर्थन में गांधी जी के द्वारा वहाँ पे काम किया गया। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा वहाँ पर देखने को मिलती है और तीसरा जो एग्जीक्यूशन था चीज़ों का गांधी जी के द्वारा, वो हमें देखने को मिलता है जब हम खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी के आगमन के बाद में मूल परिवर्तन ये हुआ कि जिन चीज़ों के लिए पहले भी समाज के लोग लड़ रहे थे, भारतीय लोग लड़ रहे थे, उनको एक नेतृत्व मिला और लोग कहीं न कहीं पूरे देश से गांधी जी के जो भी विचार थे, उनसे कनेक्ट हुए और एक जो मुद्दा था ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालने का, औपनिवेशिक शासन की समाप्ति का और भारत को स्वशासन की तरफ ले जाने का, उनको लगा कि कहीं न कहीं गांधी जी के नेतृत्व में इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी ने मूल रूप से जो किया, वो था नेतृत्व प्रदान करने का काम। ठीक है? क्योंकि ये बात सही है कि लोगों के अंदर देश के लिए कुछ करने की कितनी भी भावनाएं रही हों, लेकिन एक कुशल नेतृत्व के अभाव में चीज़ों का एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता था और ये नेतृत्व जो है वो गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो पिछली चीज़ें जहाँ पे हमने छोड़ी थी, उन्हीं से आगे बढ़ते हुए आगे की चीज़ों की ओर रुख करेंगे। 1919 से लेकर के 1922 के बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में 2 सशक्त आंदोलन चलाए गए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। हालांकि ये आंदोलन अलग-अलग मुद्दों को लेकर के स्टार्ट हुए थे, दोनों के मुद्दे अलग-अलग थे, लेकिन कालांतर में धीरे-धीरे दोनों ने ही संघर्ष के लिए अहिंसक असहयोग के मार्ग को अपनाने का काम किया। तो आज के इस अध्याय में हम इन्हीं दोनों आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आंदोलनों के बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि रही उसके बारे में बात करते हैं। इन आंदोलनों के लिए वर्ष 1919 जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। 1919 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कहीं न कहीं एक मार्ग तैयार किया इन दोनों आंदोलनों के लिए। इस वर्ष में 1919 में जो भी सरकारी नीतियाँ थीं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ रहीं, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ रहीं, उनसे भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग परेशान था। हर वर्ग सरकार से असंतुष्ट हो गया, हर वर्ग सरकार से रुष्ट हो गया। और इस रुष्टता के पीछे या इस असंतुष्टता के पीछे जो मेन रीजन्स थे, वो क्या थे? तो यहाँ पे इनको देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद में एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी भारत में, आर्थिक समस्याओं से। देश के साथ-साथ देश की जनता भी परेशान थी। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपने जो युद्ध थे, जो युद्ध वो जिस युद्ध में वो लगा हुआ था, उस युद्ध के लिए जो भी उसका खर्चा था, उस युद्ध के खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए इंडियन रिसोर्सेज का, भारतीय संसाधनों का लगातार
दोहन जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो इसका प्रभाव बिल्कुल सीधे रूप में जनता पर पड़ा। जनता बहुत परेशान थी, आर्थिक समस्याएँ थीं। इधर रॉलेट एक्ट आया था जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जिन उद्देश्यों को लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट किया गया था ब्रिटेन को कि हम अगर वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे तो जो हमारी माँगें हैं उनकी तरफ ब्रिटेन ध्यान देगा, उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। तो जो क्रांतिकारी वर्ग था, ख़ास करके जो युवा वर्ग था उस टाइम का, उसने एक क्रांतिकारी गतिविधियाँ स्टार्ट कर दी। जगह-जगह पर क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज़ थी वो हमको देखने को मिली और उन्हीं क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया जिसे काला कानून कहा गया। तो इससे भी लोग परेशान थे। पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण किया गया और एक और जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रीजन रहा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर निर्ममता पूर्वक गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। इधर हंटर कमीशन की सिफारिशें, हंटर कमीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ हंटर कमीशन क्यों लाया गया था। उस टाइम पर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, जो भी हिंसा की घटना हुई थी और विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन लाया गया था। तो हंटर कमीशन की जो भी सिफारिशें रहीं उससे लोग असंतुष्ट रहे। यानी जिन चीज़ों की लोगों को अपेक्षा थी कि जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो सबसे उत्तरदायी व्यक्ति था जनरल डायर, डायर को कहीं न कहीं उसके बाद में वो सज़ा नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। उसको केवल भारत से यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो बुला लिया गया और वहाँ पे भी आप देखते हैं ब्रिटेन संसद में भी आप देखते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे आप जो उसका उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट किया गया जनरल डायर के कार्यों को, ठीक है? डायर के कृत्यों का समर्थन किया गया। तो ये भी जो है कहीं न कहीं भारतीयों के बीच में जो असंतोष का भाव था उसके पीछे का एक रीज़न था। 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार जो लाए गए थे, उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों का उद्धार करना नहीं था। वे सीधे रूप में भारत में द्वैध शासन स्थापित करना चाहते थे। भारत की जो भी शक्ति थी उसका बँटवारा करना चाहते थे। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जो कहीं न कहीं लोगों की असंतुष्टि के प्रमुख कारण थे और कहीं न कहीं एक बैकग्राउंड के तौर पर लिए जा सकते हैं इन दोनों आंदोलनों के लिए। आंदोलनों में हिंदू-मुस्लिम सहभागिता जो देखने को मिलती है, चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे हम खिलाफत आंदोलन की बात करें, हिंदू-मुस्लिम ने एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला कर के यहाँ पे काम किया। अब ये हिंदू-मुस्लिम एकता का बैकग्राउंड क्या था? ये हिंदू-मुस्लिम एक एक मंच के नीचे एक-दूसरे के साथ काम करने के लिए क्यों तैयार हुए? लखनऊ समझौता इसका सबसे बड़ा रीज़न था, 1916 में, ठीक है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो प्रदर्शन था काला कानून जिसको हम कहते हैं, उस एक्ट के विरुद्ध लोगों के द्वारा जो भी प्रदर्शन किए गए, वहाँ पर किसी ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है और न किसी ने ये देखा कि ये मुस्लिम है। दोनों ने एक-दूसरे के साथ मिल कर के एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमानों के विचार, ये भी कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम निकटता के एक कारण के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है? इससे कुछ समय पहले तक जो मुस्लिम नेता थे, वे कहीं न कहीं मुसलमानों के व्यक्तिगत हितों के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि कहीं न कहीं मुसलमानों के लिए बेटर ये है कि वे एजुकेशन लें, शिक्षा प्राप्त करें और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ लें। है ना? और इस काम के लिए उनको ये भी कहा गया तत्कालीन नेताओं के द्वारा कि आप अगर अपना हित चाहते हैं, आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन के स्तर को ऊपर करना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटेन का विरोध नहीं करना चाहिए, अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक दूसरी विचारधारा का भी उदय इस समाज में होता है और वो चाहते हैं कि केवल स्वहितों को ध्यान में रख कर के हम जो अपना मूल उद्देश्य है स्वशासन प्राप्त करना, उस स्वशासन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हमें स्वशासन प्राप्त करना है तो हमें एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा। यहाँ पर जो सांप्रदायिकता है या हिंदू-मुस्लिम के बीच में अलगाववाद की जो विचारधारा है इससे दूर हट कर के एकता के साथ मिलकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा होना होगा। तो कुछ मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमानों के विचारों का प्रभाव भी इन चीज़ों पर पड़ा और कहीं न कहीं यहाँ पर दोनों आंदोलनों में हम देखते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो एक-दूसरे के कहीं न कहीं निकट आते हैं और मिल कर के काम करते हैं। खिलाफत आंदोलन का बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। खिलाफत के मुद्दे को समझते हैं कि ये मुद्दा क्या था खिलाफत का, दरअसल ये क्या चीज़ थी? इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी यहाँ से देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन ने तुर्की को क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था और जो तुर्की का खलीफा था उसको उसके पद से हटा दिया था। अब क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमानों के अलावा भी अन्य जगहों पर जो मुसलमान थे वे सभी
तुर्की के खलीफा के प्रति अपनी जो भावना थी वो रखते थे और वे सभी संयुक्त रूप से मुसलमानों के मुखिया के रूप में उसको देखते थे। तो कहीं न कहीं भारतीय मुसलमानों की भावनाएँ भी किसके साथ थीं? तुर्की के साथ थीं। तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो काम किया था। यानी जो दूसरा गुट था उस दूसरे गुट की तरफ होते हुए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया था तुर्की ने। और उसके बाद में क्या किया कि ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति दमनात्मक रुख अपनाया और जो खलीफा था उसको उसके पद से हटाया, तुर्की का विभाजन किया। तो भारतीय मुसलमान ब्रिटेन सरकार से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि वे तुर्की के खलीफा को अपना नेता मानते थे, अपना प्रमुख मानते थे, धार्मिक प्रमुख मानते थे। तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार से जो है भारतीय मुसलमान यहाँ पे असंतुष्ट हो जाते हैं। 1919 के प्रारंभ में खिलाफत कमेटी का गठन होता है अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधु जिन्हें हम मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद, अजमल खान एवं हसरत मोहानी का नाम भी इस संबंध में लिया जाता है। तो ये खिलाफत कमेटी जो थी इसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति जो रवैया है ब्रिटिश सरकार का उसको बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाना और जो खलीफा है, खलीफा के पद की पुनर्स्थापना की जाए, उसको दोबारा से उसका पद वापस लौटाया जाए। ये जो है उद्देश्य था खिलाफत कमेटी का। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में। और इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की जाती है और तुर्की के प्रति अंग्रेजों की जो नीति है उसको बदलने तक यह निर्णय लिया जाता है कि जब तक ब्रिटेन तुर्की के प्रति अपनी पॉलिसी को नहीं बदलेगा तब तक हम असहयोग की नीति का पालन करेंगे। गांधी जी जो थे वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। अब खिलाफत का जो मुद्दा था उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, कांग्रेस का क्या रवैया था उसको देख लेते हैं। गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, ठीक है, सपोर्ट करते थे इस मुद्दे को। लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर के सभी लोगों की जो सहमति थी वो नहीं थी, ठीक है। इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग विचार थे, अलग अलग सबकी थॉट्स थे। तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ में संधि करने का विरोध किया। तिलक नहीं चाहते थे कि ये खिलाफत का मुद्दा है या केवल मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तिलक का ये मानना था। और इस संबंध में हमें जो है वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के, खिलाफत के मुद्दे को लेकर के मुसलमानों के साथ में नहीं जाना चाहिए, उनसे संधि नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे पर झुक जाती है, ठीक है। और उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को जो है स्वीकृति प्रदान भी कर दी। कांग्रेस इस मुद्दे पर क्यों झुक गई? क्योंकि कांग्रेस को भी ये लगा कि जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति का, स्वशासन प्राप्ति का या स्वराज्य का, वो तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक हम एकता से मिलकर के ब्रिटेन के विरुद्ध काम नहीं करें। ब्रिटेन के विरुद्ध जब तक हम सम्मिलित रूप से मिलकर के जब तक उसके सामने नहीं आएंगे, जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर झुक गई। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का निश्चय किया। यानी मुस्लिम लीग ने बाद में कांग्रेस को सपोर्ट किया और वो भी इसी पर्पज से किया कि हमारा जो राजनीतिक मुद्दा है, मुख्य मुद्दा स्वशासन की प्राप्ति, और ये स्वशासन की प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हमें चलाना है वो सभी की सहभागिता के बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी आगे चल करके कांग्रेस को सपोर्ट करने का निश्चय किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन फरवरी 1920 में, पूरा घटनाक्रम इसका समझते हैं। फरवरी 1920 में हिंदू और मुस्लिमों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की और वायसराय से मुलाकात करके ये जो खिलाफत का मुद्दा था इसको हल करने की डिमांड की। लेकिन इस मुलाकात का, इस प्रतिनिधि मंडल की जो भी बातें थी, वायसराय से जो ये मुलाकात थी, इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। और फरवरी के बाद में लगभग 2-3 महीने बाद में ब्रिटेन ने वही किया जो वो करना चाहता था। सेब्रिज की संधि हुई और इस संधि के तहत तुर्की को विभाजित कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में और इस अधिवेशन के अंतर्गत गांधी जी को, जो कि आंदोलन ये सभी लोग चालू करना चाहते थे, असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो इस आंदोलन को चलाने का जो नेतृत्व था, जिम्मेदारी थी, वो गांधी जी को सौंपी गई। ये कब सौंपी गई? जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, इसी अधिवेशन में गांधी जी को जिम्मेदारी मिली, आप इस आंदोलन को लीड करिए। 31 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है खिलाफत समिति के द्वारा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले अगस्त
1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हुआ। ये घटना भी आप याद रखें। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने के लिए और स्वराज्य जब तक स्थापित नहीं हो जाता तब तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे दिया। सीआर दास ने असहयोग कार्यक्रम के तहत विधान परिषदों के बहिष्कार का विरोध किया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अभी भी बेशक कांग्रेस ने इस आंदोलन को या इस कार्यक्रम को चलाए जाने के लिए अपनी तरफ से एक स्वीकृति या अपनी जो सहमति थी वो दे दी थी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे या कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अलग तरीके से सोचते थे। यानी जो विधान परिषद थे, विधान परिषदों जब हम असहयोग की बात कर रहे हैं तो नॉन कोऑपरेशन, जैसे आप नाम पढ़ेंगे इसका, सहयोग न देना। तो सरकारी कामकाज जो भी है, जो भी सरकारी प्रक्रिया है, भारत में ब्रिटिश शासन था, तो जो भी सरकारी प्रक्रिया है उससे बिल्कुल दूर हट जाना। असहयोग का मतलब ही यही था, हिंसा नहीं करना, हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कोई भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी कहीं पर भी हिंसक गतिविधि में संलिप्त नहीं होना है। लेकिन जो सरकार के काम है, प्रशासनिक काम है, उसमें जो भी भागीदारी है वो बिल्कुल नहीं करनी है। हमको बिल्कुल अलग हो जाना है और सरकार को कहीं न कहीं जब हम भागीदारी नहीं करेंगे, सरकारी कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सरकार को सहयोग नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, सरकार झुकेगी हमारी माँगों के आगे। तो ये नॉन कोऑपरेशन का जो मुद्दा था, इसमें असहयोग की बात की गई थी। पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति जो है हमें अपनानी थी। लेकिन कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि विधान परिषदों का बहिष्कार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब असहयोग की बात हो रही है तो उसमें विधान परिषदें भी आ रही हैं। ठीक है? तो ये लोग जो थे ये चाहते थे कि विधान परिषदों का बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि विधान परिषदों को ये लोग जो थे ये किस तरीके से देखते थे कि ये एक ऐसे मंच हैं जिनके माध्यम से हम अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो सीआर दास उनमें प्रमुख थे। इस खेमे में सबसे प्रमुख व्यक्ति सीआर दास थे। इन्होंने असहयोग कार्यक्रम के तहत विधान परिषदों के बहिष्कार का विरोध किया था, तो ये याद रखेंगे। दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो सुनिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इस जो है अधिवेशन में किया गया और संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य जो है वो इस अधिवेशन में रखा गया। पहले जो विचारधारा थी कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके कानूनों का पालन करके स्वशासन प्राप्त करेंगे, तो उस मेंटलिटी को छोड़ करके उसको एक साइड में रख करके शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य यहाँ पे घोषित किया जाता है। और इसी अधिवेशन में 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन भी किया जाता है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भी गठन यहाँ पे किया जाता है और गांधी जी ने यहीं पे घोषणा की कि पूरी लगन के साथ अगर हम असहयोग आंदोलन चलाएं तो 1 साल के भीतर भीतर हम हमारा जो लक्ष्य है स्वराज्य प्राप्ति का उसको हम प्राप्त कर लेंगे। बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों द्वारा कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया गया। कांग्रेस क्योंकि असहयोग को सपोर्ट कर रही थी, तो इस असहयोग को चलाने के लिए बंगाल के जो भी क्रांतिकारी संगठन थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कार्परडे, बीसी पाल ने इसी समय पर कांग्रेस को छोड़ दिया था और एसएन बनर्जी ने इसी समय इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आंदोलन को चलाने के लिए कहीं न कहीं यहाँ से एक कह सकते हैं मार्ग तैयार हो जाता है। फिर आंदोलन के प्रसार की बात करते हैं। इस आंदोलन के तहत सरकारी संस्थानों, उसमें शिक्षण संस्थान भी शामिल थे, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय भी शामिल थे। इनका बहिष्कार किया गया और हड़तालों का आयोजन किया गया और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाले इन सरकारी संस्थानों के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रमोट किया गया। इसी में से जैसे हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रिंसिपल बनते हैं, प्रधानाचार्य बनते हैं। जामिया मिलिया हो गया, काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, इनके द्वारा भी इस कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वकीलों के द्वारा वकालत का त्याग कर दिया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने वकीलों का जो वकालत का काम होता है, ये सभी वकील थे और वकालत को इन्होंने त्याग दिया था इस आंदोलन या कार्यक्रम के दौरान। महात्मा गांधी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया गया था और एक यहाँ पर देखने को मिलता है हमको, लोगों ने चंदा दिया, लोगों ने फंड दिया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी गतिविधियां थी उनके संचालन के लिए। और यहाँ पर एक डाटा ये निकल के आता है कि जो तिलक स्वराज्य फंड था उसने
जितना टारगेट रखा था कि हमको कम से कम इतना पैसा चाहिए ताकि हम आगे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें, तो तिलक स्वराज फंड ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन जो है कलेक्ट किया था इस कार्यक्रम के दौरान। अली बंधुओं के द्वारा मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र देने का आह्वान किया गया। अली बंधुओं के द्वारा ये कहा गया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत सेना में नौकरी नहीं करनी चाहिए और तब तक नहीं करनी चाहिए तब तक जो है ब्रिटिश सरकार उसकी मांगों को नहीं मान लेती है। तो एक आह्वान किया गया, लोगों को अवेयर किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको गिरफ्तार भी किया गया। मिदनापुर जो कि बंगाल में है और गुंटूर के चिराला पेराला और पेडानंडीपाडु ये तालुका है, कहाँ पे है? आंध्रा का। तो यहाँ पर यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने संबंधी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। जो पहले से चलाया जा रहा था हालाँकि, लेकिन इसने बाद में जो है असहयोग को सपोर्ट किया। 17 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत आगमन था, उसका विरोध भी इसी कार्यक्रम के दौरान किया गया। स्थानीय आंदोलनों के द्वारा भी इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया गया, चाहे अवध किसान आंदोलन हो उत्तर प्रदेश का, चाहे एका आंदोलन हो, मोपला आंदोलन हो, इन सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। सरकार का क्या रिएक्शन रहा, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? मई 1921 में गांधी जी एवं वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बीच में एक वार्ता होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, जो कहीं न कहीं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाती है, असफल होती है। तो इस असफल वार्ता के बाद में सरकार ने लोगों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही अपनाई। स्वयंसेवी संगठन थे या जो भी सार्वजनिक सभाएं थीं, प्रेस हो गया, इन सभी पर बैन कर दिया। गांधी जी और गांधी जी के साथ में जो अन्य प्रमुख नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। दिसंबर 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है। वैसे इस अधिवेशन के अध्यक्ष पहले से घोषित थे सी आर दास, लेकिन सी आर दास क्योंकि इस टाइम पे जेल में थे, तो इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे वो हकीम अजमल खान बनाए गए थे। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, वैसे इसके अध्यक्ष सी आर दास थे, सी आर दास जेल में थे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया? हकीम अजमल खान को बनाया गया। कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सविनय अवज्ञा का लक्ष्य, समय और क्या रणनीति होनी चाहिए आगे के समय के लिए, उसको तय करने का पूरा अधिकार जो है वो दे दिया गया था। कांग्रेस ने गांधी जी को फ्री हैंड दे दिया कि आप इसका जो भी लक्ष्य है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसको स्टार्ट करने का क्या समय होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए इस आंदोलन की सफलता के लिए, वो आप तय करें। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को ये अधिकार दे दिया गया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी की 2 मांगें और 2 मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गईं। ये 2 मांगें मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने संबंधी चेतावनी के रूप में रखी गईं कि अगर आप इन 2 मांगों को, इन 2 डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तो हमें फिर मजबूरन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना होगा। तो गांधी जी की 2 मांगें क्या थीं कि इससे पहले जो दमनात्मक रुख सरकार ने अपनाया था, उसके अंतर्गत बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो जिन्हें राजनीतिक बंदी आप कह सकते हैं। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए और जो प्रेस पर कंट्रोल किया हुआ है, प्रेस पर जो नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया गया है सरकार के द्वारा, उस प्रेस के प्रतिबंध को हटाया जाए। गांधी जी की मेनली ये 2 डिमांड थी। तो ये आंदोलन वैसे बारदोली से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही चौरी चौरा की घटना हो जाती है। एक्चुअली सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ स्टार्ट, ठीक है, लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होने वाला था? ये 1922-23 के आसपास स्टार्ट होने वाला था। तो चौरा चौरी की घटना के बारे में आप ये कह सकते हैं, देखिए चौरा चौरी घटना जो है एक तात्कालिक घटना के रूप में देख सकते हैं आप, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के प्रमुख कारण के रूप में। लेकिन इस चौरा चौरी की घटना ने कहीं न कहीं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, इसको भी आगे के लिए ढकेल दिया। ठीक है? तो चौरा चौरी घटना के बारे में बात करते हैं। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है? इसी स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस की ज्यादतियों के विरोध में पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और ये घटना इतनी विभत्स थी कि जो पुलिस वाले जल रहे थे स्टेशन के अंदर, तो वो भाग-भाग के अगर जैसे बचने का प्रयास कर रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें उठा-उठा के दोबारा से पटक दिया गया आग में, फिर दोबारा से। ठीक है? तो इस घटना के कारण कहीं न कहीं गांधी जी, जो कि अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा से बिल्कुल घृणा करते थे, तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन तो स्थगित हुआ ही हुआ, लेकिन जो सविनय अवज्ञा वो स्टार्ट करना चाहते थे, उसको भी वापस लेने की घोषणा यहाँ पे कर दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने इस संबंध में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पे था, आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। ये बात कही गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है। तो 6 साल तक गांधी जी जेल में रहते हैं। इसके बाद की चीजों को देखते हैं। इस आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था खिलाफत,
ये भी कुछ समय के बाद में कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो गया, इर्रेलेवेंट हो गया, क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता जो थी, उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, ठीक है? और तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई और 1924 में आगे चल कर के जो खलीफा का पद था, जिसके लिए ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा था, इसी के लिए चलाया जा रहा था, खलीफा को उसका पद दोबारा से दे दिया जाए। खलीफा के पद की पुनर्स्थापना की जाए। जब 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, तो खिलाफत का जो मुद्दा था वो भी धीरे-धीरे यहाँ से गायब हो जाता है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का हम मूल्यांकन करेंगे कि इस आंदोलन का क्या-क्या प्रभाव परिणाम रहा, क्या इससे ज़रूरी जो बातें हो सकती हैं उनके बारे में देखेंगे। आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल किया, लेकिन कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। यानी कुछ मुसलमानों को इससे जोड़ा भी और जोड़ने के साथ-साथ इसके कुछ प्रभाव ऐसे भी रहे कि लोगों में जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में हम बात करें तो वहाँ पे संप्रदायवादी भावना जो है वो भी देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आंदोलन ने कांग्रेस को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली, पूरे राष्ट्र को लीड करने वाली एक संस्था के रूप में भी प्रेजेंट करने का काम किया। देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाने का काम जो है इन आंदोलनों के द्वारा किया गया। आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा विदेशी सरकार की जो मेंटेलिटी थी, मानसिकता थी, उसको कड़ी चुनौती देने का कार्य किया और सरकारी जो मानसिकता थी वो क्या थी कि वह अजेय है, उस पर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उस पर उसको जीता नहीं जा सकता है और जो वो काम है वो इसी तरीके से करते रहेंगे। तो ये जो मेंटेलिटी बना रखी थी ब्रिटिश सरकार ने, उसको चुनौती देने का काम इन आंदोलनों के द्वारा किया गया। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं तक 16वां अध्याय आपका समाप्त हो चुका है और मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद लगा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जितना भी थोड़ा बहुत समझ रखता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बेटर से बेटर चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि क्लास देखने के बाद में अगर आप यहाँ तक हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मैं अंत में यही कहता हूँ कि इसमें और क्या बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या आपको लगता है कि इसको और इस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है तो आप अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसको नीडी पीपल्स के साथ में आप शेयर ज़रूर किया करें। अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। आपको पता है स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी लेंथी है, मोटी है। आप में से कुछ भाई हैं, कुछ मित्र हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि आप थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं, इस तरीके से बुक पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, थोड़ा-सा क्या है ना कि मैं भी अपना जॉब वगैरह करता हूँ, तो उसके बाद में मेरे को शाम को ही टाइम मिलता है और मैक्सिमम मैं ये बोलूँ, मेरे को जो मैक्सिमम टाइम मिलता है, वो नाइट में ही मिल पाता है। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए मुझे बहुत खेद है क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं जो एक गैप बन जाता है, वो मुझे भी परेशान करता है। जब मैं रेगुलर कहीं पर भी नहीं कर पाता हूँ कोई भी काम, तो मुझे भी इस बात का दुःख होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन का वेट कीजिए, मात्र 2-3 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद में ये चीज़ मैं बहुत तेज़ी से आपको कराऊँगा। क्योंकि मैं कैसे भी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, जिस तरीके से भी मेरे को समय मिल रहा है, मैं यहाँ पर चीज़ों को जल्दी से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको आश्वासन भी देता हूँ कि बहुत जल्दी ही मैं इस बुक को समाप्त कर दूँगा। अभी जैसे आपको 1-2 वीडियो मिल पा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं बैकग्राउंड में लिख भी रहा हूँ पीछे, क्योंकि मैं लिख के ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरे पास में एक अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा, तो मैं 2-2 3-3 4-4 वीडियो आपको एक दिन में यहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोगों का सहयोग आवश्यक है और मुझे पता है कि वो लोग आप मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।